आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से। शिल्पायन पर आपका स्वागत करते हुए मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि फ़र्स्ट पेपर की सारी क्लासेस नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्हें पहुँचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और सेकंड जो पेपर है उसके लिए आपको एक मिनिमम फ़ीस पे करना होती है, तो उसे आप पे करके जो नोट्स हैं वो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक मूल्यांकन, और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मूल्यांकन होता क्या है। ठीक है, मूल्यांकन जैसा कि शब्द से ही आप समझते हैं ना, शिक्षा की एक बदलती प्रक्रिया है जिसका शिक्षा एक बदलती प्रक्रिया है जिसका निरंतर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ये जो पहली लाइन है यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि मूल्यांकन शिक्षा के लिए कितना ज़रूरी है। आप और हम जब स्टूडेंट्स थे स्कूल एजुकेशन में, तब हमें कहीं ना कहीं लगता था कि ये क्यों होता है, मूल्यांकन किया ही क्यों जाता है, क्यों कॉपी चेक होती है, क्यों एग्जाम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये मूल्यांकन ही है जो हमें हमारे जीवन के लिए रेडी कर रहा होता है। तो मूल्यांकन जो है वो शिक्षा का एक तत्व है जो शैक्षिक उद्देश्यों और सीखने के अनुभव पर आधारित है। मूल्यांकन सूचना एकत्र करने, परीक्षण करने, व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये तो बात हुई डेफिनेशन की, लेकिन इसकी विधि क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में हमेशा कि मूल्यांकन की विधि कौन सी है। तो मूल्यांकन की दो विधियां हैं, सामान्य संदर्भित मूल्यांकन और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। इंग्लिश में भी मैंने इसे यहाँ मेंशन किया है, नॉर्म रेफर्ड एवोल्यूशन एंड साइटेशन रेफर्ड एवोल्यूशन। अब ये क्या होता है, एक काल्पनिक औसत छात्र के साथ संबंध की तुलना करके छात्रों के प्रदर्शन को मापना सामान्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित सीखने के मानक के विरुद्ध मापा जाता है और उच्च शिक्षा में इन परीक्षणों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर मानदंड की बात करें, है ना, यहाँ देखिए आप कि परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज मेजर्ड अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड। अगर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप उसका इवेल्यूशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये छात्र कैसा है, तो वो हो जाएगा सेकंड वाला और मानदंड संबंधित। और अगर आप एक काल्पनिक काल्पनिक औसत छात्र के साथ संबंध की तुलना करके छात्रों के प्रदर्शन को माप रहे हैं, आप पूर्व को नहीं देखकर काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा सामान्य। ठीक है, देन इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एवोल्यूशन सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं, ये 5 एलिमेंट्स बिल्कुल याद कर लेना। तत्व कौन से हैं, ऑडियंस, उद्देश्य, प्रश्न, स्कोप और संसाधन। ये बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है एग्जाम में। तो मूल्यांकन के 5 तत्व होते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस तो होगा ही क्योंकि बिना ऑडियंस के हो ही नहीं सकता। ऑडियंस उन व्यक्तियों का समूह जिनका मूल्यांकन हो रहा है ना, यानी कि स्टूडेंट्स। उद्देश्य, उद्देश्य वो एजेंडा है जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि वो किसी कक्षा में है, उसे पास करेगा, तो वो उसका मूल्यांकन कर रहा है। प्रश्न, प्रश्न वे है जिसका समाधान करना है उस स्टूडेंट को। स्कोप, वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें मूल्यांकन लागू होता है या लागू किया जाता है। और संसाधन, वे सभी चर जो एक साथ मिलकर मूल्यांकन प्रणाली बनाते हैं, है ना। तो ये 5 शब्द आप बस, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो मूल्यांकन है, अगर इसके कंसेप्ट पे चले गए हम, अवधारणाओं पे चले गए, तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, जैसा कि हमारे पेपर का पैटर्न नहीं होता है। हमें पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिवली ही स्टडी करना है। तो ये 5 आप तत्व याद कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन इन द एजुकेशन। एजुकेशन में किस किस तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है, शिक्षा में मूल्यांकन के प्रकार। तो पहला जो होता है वो होता है प्लेसमेंट मूल्यांकन। प्लेसमेंट मूल्यांकन सही व्यक्ति को सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्भर कारक है। यह निर्देशात्मक क्रम में शिष्य के स्तर या स्थिति का न्याय करता है। नियुक्ति मूल्यांकन के उदाहरण होते हैं योग्यता परीक्षण, स्व रिपोर्टिंग, अवलोकन, चिकित्सा प्रवेश परीक्षा और इंजीनियरिंग कृषि प्रवेश परीक्षा। देखिए, प्लेसमेंट मूल्यांकन में आप सीधे तौर पर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ जाना कि कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर हो रहा है या एडमिशन के लिए कोई टेस्ट हो रहा है या किसी तरह से ऐसा मूल्यांकन किया जा रहा है कि आपकी योग्यता देखी जा रही है, तो उसे हम कहेंगे प्लेसमेंट मूल्यांकन, है ना। प्लेसमेंट के लिए मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होगा, निर्णयात्मक या रचनात्मक, दोनों ही नाम हो सकते हैं इसके।
रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग आमतौर पर सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की प्रगति की जांच करने के लिए किया जाता है। इस मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सीखने की सफलताओं और असफलताओं के बारे में निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है। विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रतिक्रिया सफल सीखने का सुदृढ़ीकरण प्रदान करती है और निर्णयात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य सबसे उपयुक्त विधि का निदान, विद्यार्थी को उस स्थान पर रखना जहाँ से उसे सीखना शुरू करने की आवश्यकता है, शिक्षार्थियों के दिन प्रतिदिन की प्रगति की निगरानी करना और आवश्यक परिवर्तनों को इंगित करना है, जैसे कि मासिक परीक्षण, कक्षा परीक्षण, आवधिक परीक्षण। अब ये अगर आप इस लैंग्वेज पर जाएंगे, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है। देखिए, मैं इसको सिंपल अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, प्रवेश हो गया, अब उस विद्यार्थी का हम कहेंगे निर्माण करना है, या हम कहेंगे कि उसकी एक प्रोग्रेस करना है। और जब प्रोग्रेस के लिए क्या ज़रूरी है, एक क्लास के अंदर आप अगर एज ए स्टूडेंट सोचें, तो टीचर जब आपके टेस्ट लेते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो मंथली टेस्ट हो, इंटरनल्स जो होते हैं, वो सब निर्माणात्मक मूल्यांकन में आते हैं। तो देखिए, एडमिशन टेस्ट हो गए, उनको हम प्लेसमेंट मूल्यांकन कहते हैं। देन क्लास टेस्ट जितने भी होंगे या इंटरनल्स होंगे, उनको हम कहेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन। फिर आता है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की सीखने की कठिनाइयों, कमजोरियों को पहचान करने से संबंधित है। यह सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने और सुझाए गए उपचारात्मक उपायों द्वारा काम करने के लिए लिया गया एक निवारक उपाय है। ये किसी भी समस्या के अंतर्निहित कारण का पता लगाता है। नैदानिक शब्द से ही पता चल रहा है किसी समस्या का समाधान करना है ना। इस तरह का मूल्यांकन कैसे होता है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स को कह दिया कि आप प्रेजेंटेशन करेंगे, तो जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल ही नहीं पा रहे। तो नैदानिक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि अब टीचर क्या करेगा, उन स्टूडेंट को पहले ट्रेनिंग देगा, उन्हें सिखाएगा और फिर उन्हें प्रेजेंटेशन करने के लिए कहेगा। तो नैदानिक मूल्यांकन कुछ इस तरह से होता है। देन योगात्मक मूल्यांकन निर्देश के पाठ्यक्रम के अंत में होता है ना। अंत में ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया। इस मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक पाठ्यक्रम की दूसरे से तुलना करने के लिए ग्रेड प्रदान करना है। वे आमतौर पर मानकीकृत परीक्षणों में संबद्ध होते हैं। वे परीक्षण हैं जो आमतौर पर पाठ्यक्रम के अंत में या एक सेमेस्टर के अंत में आयोजित किए जाते हैं। इनका उपयोग ये प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि शिक्षार्थी किस कार्य को करने में सक्षम है। योगात्मक मूल्यांकन को आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि एनुअल एग्जाम। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाना चाहती, तो आप ये समझ जाइए कि योगात्मक मूल्यांकन यानी कि एनुअल एग्जाम। मानक संबंधित मूल्यांकन, इस समूह में एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी के प्रदर्शन की तुलना उस समूह के अन्य शिक्षार्थियों के प्रदर्शन से की जाती है जिन्होंने वही परीक्षा या मूल्यांकन लिया है। आमतौर पर इन परीक्षाओं में घोषित परिणाम प्रतिशत के आधार पर होता है। सभी सार्वजनिक परीक्षाएं मानक संबंधित मूल्यांकन है। देखिए, हम बात करें अगर कंपटीशन एग्जाम की, तो वो सब आ जाएंगे मानक संदर्भित मूल्यांकन में, है ना। आप जो कंपटीशन दे रहे हैं, अन्य विद्यार्थी भी अगर वो कंपटीशन दे रहे हैं, तो आप सभी का जो रिजल्ट परसेंटेज में आता है, जो कट ऑफ रहता है, वो कहलाएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन। कसौटी संदर्भित मूल्यांकन, इसमें व्यक्ति का पहले से उल्लेखित या पहले से चुने गए पूर्व निर्धारित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हम यूजीसी नेट परीक्षा में बैठने के लिए उल्लेखित मानदंडों की सहायता से इस मूल्यांकन प्रणाली को आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, कसौटी संदर्भित मूल्यांकन का मतलब है कि मान लीजिए पहले से निर्धारित है कि 40% मार्क्स अगर आते हैं तो आप पास है, नहीं तो आप फेल है। या मान लीजिए कह दिया गया कि अगर 80% मार्क्स आते हैं तो ही आपकी जेआरएफ होगी, नहीं तो आपकी जेआरएफ नहीं होगी। तो इस तरह का जो होता है कसौटी संदर्भित मूल्यांकन, जिसमें पहले से पूर्व निर्धारित मानदंड होते हैं। ठीक है, अब ये आगे जो आ रहा है ना, ये मैंने आपके लिए स्पेशली अभी यूजीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है कि उन्होंने इवोल्यूशन को लेकर क्या क्या सुधार करने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट है पूरा वो, और उस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ वो आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपसे वो पीडीएफ शेयर कर दूँगी, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके या मुझे टेलीग्राम करके पर्सनल मैसेज करके भी वो ले सकते हैं पूरी रिपोर्ट। आप पूरी रिपोर्ट को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर भी होंगे।
तो उसी रिपोर्ट से मैंने ये लिया है आपको बताने के लिए कि यूजीसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन के स्वरूप क्या है। उसी रिपोर्ट में ये उन्होंने मेंशन किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपको कहीं और मिले ये। यूजीसी कह रहा है कि मूल्यांकन के स्वरूप जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। देखिए, प्रयोजन के आधार पर, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है रिपोर्ट, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। प्रयोजन के आधार पर मूल्यांकन के स्वरूप में शामिल है योगात्मक, रचनात्मक। देखिए, प्रयोजन है ना, प्रयोजन मतलब कारण, क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या आप रचना का मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई अनौपचारिक या औपचारिक परीक्षा ले रहे हैं, या यूनिट के अंत में विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन होता है और रचनात्मक मूल्यांकन होता है प्रयोजन के आधार पर। ये इसके दो प्रकार उन्होंने बता दिए, है ना। और योगात्मक से मतलब है यूनिट के अंत में विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन का मूल्यांकन करना, और रचनात्मक का मतलब है किसी भी तरह से अनौपचारिक या औपचारिक परीक्षा लेना। जैसे रचनात्मक में मान लीजिए कि क्लास में टीचर ने कहा कि जरा बच्चों ये डायग्राम बनाना, अगर आपको समझ में आ गया है तो, अगर आपको पढ़ाया गया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना, स्कूल में जैसे, तो अगर स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप सभी अब ड्रॉ कीजिए पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो अगर वो क्या हो गया, रचनात्मक हो गया। कोई सा भी टीचर तरीका आजमा सकता है, ठीक है। और योगात्मक हो गया कि यूनिट के अंत में या पूरी यूनिट या पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में जो एग्जाम लिया जाता है। आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर मात्रात्मक मूल्यांकन का संबंध मुख्यतः विषय आधारित निष्पादन में विद्यालयी उपलब्धियों से है, जबकि गुणात्मक मूल्यांकन का संबंध मुख्यतः गैर विद्यालयी उपलब्धियों से है, और इसमें संभवतः विद्यार्थियों के सामाजिक, भावनात्मक, अभिवृत्तिमूलक या नैतिक मूल्यांकन के पहलू अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, आंकड़ों के आधार पर यूजीसी का कहना है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि आंकड़ों के आधार पर दो तरह के मूल्यांकन हो सकते हैं, मात्रात्मक या गुणात्मक। अगर मात्रात्मक की बात की जाए तो विषय आधारित जो रिजल्ट आता है उसे मात्रात्मक कहेंगे, लेकिन गुणात्मक की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, देखिए आप जानते हैं कि स्कूल टीचिंग में या स्कूल लेवल पर, और अभी फ़िलहाल हायर एजुकेशन में भी ऐसा हो रहा है, ग्रेजुएशन में, कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना। जैसे अभी मूक कोर्सेज हो रहे हैं बहुत सारे, तो ये सारे के सारे, या जैसे पहले नैतिक शिक्षा हुआ करता था, ये सब आपके सामाजिक, भावनात्मक, अभिवृत्तिमूलक और नैतिक मूल्यांकन के लिए होते हैं। तो समझ गए आप, जो नैतिक शिक्षा जैसे जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले, वो सब गुणात्मक मूल्यांकन में आएंगे, और बाकी सब विषय आएंगे मात्रात्मक मूल्यांकन में, जिसमें ग्रेड दी जाती थी ABCD कि बच्चा कैसा है, स्पीच में कैसा है, आर्ट में कैसा है, तो वो सब गुणात्मक मूल्यांकन हो गया। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कैसे होता है, विद्यालयी उपलब्धि, पाठ्यचर्या संबंधी कक्षा में अध्यापन और ज्ञानार्जन, और गैर विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ क्रियाकलापों के दौरान कक्षा के अंदर अथवा बाहर अन्य संरचित और असंरचित स्थितियों में विद्यार्थी का व्यवहार, मूल्य, अभिवृत्ति, भावनात्मक स्थिरता का मूल्यांकन। ये वही है कि आप विद्यालय के स्तर पर एक स्टूडेंट को देख रहे हो कि वो कैसा कर रहा है अपने विद्यालय के अंदर, उसका क्या है, क्या वो पार्टिसिपेट करता है अलग अलग गेम्स में, अलग अलग गतिविधियों में, और गैर विद्यालय में क्या वो विद्यालय के बाहर भी पार्टिसिपेट करने गया है, क्या वो बाकी जगह कैसा है उसका व्यवहार, मूल्य, अभिवृत्ति, भावनात्मक स्थिरता। तो ये क्षेत्र के आधार पर हो गया। मापन मानक के आधार पर, मानदंड संदर्भित, इसमें व्यवहार के बारे में ब्यौरे को तैयार करने हेतु परीक्षा के अंक का उपयोग किया जाता है, जिसकी ऐसे अंक पाने वाले व्यक्ति से आशा की जाती है। मानक संदर्भित, मानकीकृत, क्या किसी परीक्षा देने वाले ने किसी काल्पनिक औसत विद्यार्थी की तुलना में बेहतर किया है अथवा नहीं। स्वसंदर्भित, इंसेप्टिव मूल्यांकन, किसी व्यक्ति के मूल्यांकन की तुलना उसके अपने पिछले निष्पादन यदि से हो तो उसमें सुधार का पता लगाया जा सकता है। देखिए, मापन 3 तरह से होता है। एक तो कोई मानदंड आपने निर्धारित कर दिया, परीक्षा के अंक, तो उससे रिलेटेड हो सकता है। मानक अगर लिखा है तो मानक का मतलब है कि आपने कोई काल्पनिक एक मापन करके रखा है पहले से कि अगर इतने मार्क्स आए तो ये पास है, नहीं तो फेल है ना। जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है, परसेंटेज सिस्टम पहले होता था कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो फर्स्ट डिवीजन सिस्टम जो होता था पहले, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो वो एक मानक निर्धारित था कि आपने कह दिया कि अगर ये फर्स्ट डिवीजन, अगर इस बच्चे के 60 से कम आए ना तो अब ये तो सेकंड डिवीजन ही है। स्वसंदर्भित में होता है कि बच्चे का अपना पुराना उसका रिजल्ट देखा जाए और उसके नए रिजल्ट से उसकी तुलना की जाए और देखा जाए कि उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं या नहीं हुए।
तो इस तरह से आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं यूजीसी ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंशन की है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा मत लास्ट टाइम में पढ़ना। देन इसी रिपोर्ट से मैंने लिया कि वो यहाँ मेंशन कर रहे हैं और इन्होंने बताया बहुत डिटेल में मेंशन किया है, इन हर चीज़ों का इन्होंने डेफिनेशन दिया है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन बहुत डिटेल में हमको अभी नहीं जानना था। अब हम आने वाले एग्जाम में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं आगे जो मेरे लेक्चर हैं उनमें इसको ऐड कर दूँ। फिलहाल हम यहाँ नाम देख रहे हैं महत्वपूर्ण साधन और उनके लाभ और सीमाएं। तो देखिए यहाँ मेंशन है ना, लाभ और सीमाएं मैंने यहाँ ऐड नहीं करी अभी, मैं सिर्फ साधन ऐड कर रही हूँ कि मूल्यांकन के साधन क्या बताए हैं यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में। वो कह रहे हैं जो मूल्यांकन है वो 4 तरह से होता है, लिखित, मौखिक, व्यवहारिक या समेकित। ठीक है, लिखित में जो तरीके होते हैं वो होती है परीक्षा, कक्षा में आयोजित परीक्षा, ओपन बुक एग्जाम, ओपन नोट्स एग्जाम, स्व परीक्षा या ऑनलाइन या निबंध या लेख लिखना। तो ये आप समझ जाओ, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या लिखित परीक्षा का उदाहरण है या लिखित मूल्यांकन के साधन हैं। ध्यान से इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौखिक पद्धति में क्या क्या तरीके आजमाए जाते हैं? ओरल एग्जाम जो होता है, मौखिक परीक्षा, समूह चर्चा होती है, फिश बॉल टेक्निक होती है, ये सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं इस पर। रोल प्ले होता है कि रोल प्ले मॉडल आपको करने को कहा जाए कि आप रोल प्ले कीजिए, विश्वसनीय ढंग से समस्या समाधान किया जाए, वॉच समराइज क्वेश्चन किए जाए, WSQ, 1 क्वेश्चन क्विज किए जाए। अगर ये सब टेक्निक अपनाई जाती हैं तो ये सब आती है ओरल एग्जामिनेशन या ओरल एवेल्यूएशन में। व्यवहारिक, व्यवहारिक तौर पर क्या करवाया जा सकता है एक बच्चे से? प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं ना प्रयोगशाला में, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं। कंप्यूटर में अगर आप है तो कंप्यूटर की आपको प्रयोगशाला में ले जाया जाएगा, वहाँ आपसे प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है। शिल्प कार्य, अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं कोई तो आपसे आर्ट रिलेटेड वो टास्क दिया जा सकता है। पाठ्यचर्या से है, पाठ में अगर आपकी यूनिट में आपके चैप्टर में अगर कोई इस तरह का टास्क लिखा है तो वो करवाया जा सकता है। कार्य अनुभव, आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के द्वारा या कहीं ले जाकर आपको विजिट करवा के वो अनुभव दिलवाया जा सकता है, तो ये सब आएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, समेकित, पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संगोष्ठियाँ, समेकित में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको अदर नॉलेज देती हैं, जैसे कि आप कभी वर्कशॉप अटेंड करते हैं, आप SWOC विश्लेषण करते हैं, आप समस्या का विश्वसनीय ढंग से समाधान कर रहे हैं, कोई आप क्षेत्रगत निर्दिष्ट, आप जो आपके फील्ड विजिट होती है ना, पोस्टर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समेकित पद्धति में आती है। तो ये मैंने अभी वहाँ रिपोर्ट से लिया है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है और हम चाहें तो वहाँ से बहुत सारा डिटेल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, आप इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है CBCS सिस्टम कि CBCS क्या है। आपने आपकी मार्कशीट में देखा ही होगा, CBCS सिस्टम से ही पूरी ग्रेडिंग होती है। क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आती है एग्जाम में। CBCS का फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया है, सभी विश्वविद्यालय से लागू करते जा रहे हैं। UGC द्वारा माना गया है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की परफॉर्मेंस में सुधार आया है। विदेशों में CBCS सिस्टम पहले से ही लागू है। इस सिस्टम के अंतर्गत छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों को चयन करने के विकल्प मौजूद होते हैं, जिसको मूल, निर्वाचित या मामूली या मृदु कौशल पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे वह अपने मन मुताबिक सीख सकता है। यह पूरी प्रक्रिया मूल्यांकन क्रेडिट आधारित प्रणाली पर यानी कि CBS सिस्टम पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है, ताकि भारत और विकसित देशों की उच्च शिक्षा के विकास में साथ साथ आधुनिक विद्वान बने। और CBS सिस्टम का उद्देश्य शिक्षा में उदारीकरण और वैश्वीकरण को एक साथ बनाए रखने हेतु पाठ्यक्रम को भी पुनः परिभाषित किया गया है, जिसे हम विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली या CBS सिस्टम करते हैं। CBS, जिसका अंग्रेजी में उच्चारण चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, हिंदी में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, देखो इसको भी पढ़ लेना, हो सकता है हिंदी में पूछ लिया जाए। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली होता है और
अब कोई भी स्टूडेंट अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम के अपने पसंदीदा एक दो विषयों को चुन सकता है। देखिए सीबीसीएस में आपने देखा होगा आपका जो सिलेबस होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट वहाँ आ सकते हैं। सीबीएसई सिस्टम के अंतर्गत देश हो या विदेश किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय का चुनाव करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि आप भारत के किसी भी शहर, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का विकल्प ले सकते हैं। इसके तहत मूल्यांकन सेमेस्टर के मुताबिक किया जाता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट विज्ञान, कला, वाणिज्य के लिए 3 साल और इंजीनियरिंग के लिए 4 साल के सिलेबस की बजाय सीबीसीएस सिलेबस के आधार पर प्रगति करता है। सभी सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह शैक्षणिक कार्य होता है जो लगभग 19 डेज का होता है ना। इसके अंतर्गत स्टूडेंट को माइग्रेशन, ट्रांसफर आदि में कोई समस्या नहीं होती। इस व्यवस्था के तहत छात्रों की ओवरऑल रैंकिंग की जाती है। विश्वविद्यालयों में सीबीएसई सिस्टम लागू होने से पाठ्यक्रम व शिक्षा के स्तर में उच्च सुधार की उम्मीद जगाई गई है। क्रेडिट हस्तांतरण का नियम होता है इसमें, जिसके तहत यदि किसी कारणवश कोई छात्र अध्ययन का भार नहीं सहन कर पा रहा हो और वो बीमार हो गया हो तो वो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने और कम क्रेडिट अर्जित करने का भी नियम बनाया गया है, जिस नियम के तहत अगले सेमेस्टर में वह अपने क्रेडिट पूरे कर सकता है ना। सीबीसीएस सिस्टम के तहत स्कॉलरशिप का निरंतर मूल्यांकन न केवल शिक्षकों द्वारा बल्कि छात्रों द्वारा स्वयं भी किया जाता है। सीबीएसई सिस्टम में सभी परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम कुल 100 क्रेडिट का कराया जाएगा, जो चारों सेमेस्टरों में समान रूप से विभाजित करके प्रति सेमेस्टर 25 क्रेडिट का बनाया गया है। ये आपका जो सिलेबस आप देखोगे ना तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ये बहुत ध्यान से आपके हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट होता है और जो क्रेडिट होते हैं वो पूरे सेमेस्टर का भी एक क्रेडिट होता है, उसी के अनुसार आपकी मार्किंग होती है। देखिए कैसे होती है मार्किंग या ग्रेडिंग। यूजीसी द्वारा सीबीसीएस सिस्टम के लिए 10 अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की गई, जो इस तरह से है। देखिए A+ का मतलब अगर 9 आ रहा है, आपका 9 लिखा हुआ है तो A+ है ना। इसकी हर चीज़ की एक ग्रेड है और इनसे जाकर बाद में रिजल्ट बनता है। A बहुत अच्छा, B+ अच्छा, B औसत से ऊपर, C औसतन, P पास, F फेल, AB एब्सेंट। फिर आता है सीबीटी। क्या है सीबीटी? कंप्यूटर आधारित टेस्ट। ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। कंप्यूटर आधारित परीक्षण, जैसे कि आप जानते हो ना अभी आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं सब सीबीटी पर हो रहे हैं, कंप्यूटर पर हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब रिटर्न एग्जामिनेशन होते थे, ऑब्जेक्टिव भी होते थे तो रिटर्न होते थे, मतलब हमें शीट दी जाती थी OMR शीट और उस पर हमें फिल करना होता था। लेकिन अब आपको कंप्यूटर पर ही सारी चीज़ें करनी होती है, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। कंप्यूटर आधारित प्रणाली जिसे सीबीटी परीक्षण के रूप में जाना जाता है, पेन पेपर पद्धति का उपयोग करने के विकल्प के रूप में कंप्यूटर के साथ आकलन प्रदान करने के संदर्भित करता है। इस तरह की परीक्षा इंटरनेट या कंप्यूटर सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाती है। आमतौर पर यह परीक्षा या परीक्षा संगठनों द्वारा उम्मीदवार के प्रदर्शन, कौशल, क्षमता का मूल्यांकन, विश्लेषण के लिए की जाती है। बहुविकल्पीय प्रश्न, वर्णनात्मक उत्तर, विश्लेषण आधारित प्रश्नावली आदि सुविधाओं के एकीकरण के साथ सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा शिक्षकों के मूल्यांकन कार्य को सरल बनाती है। फैकल्टी को टेस्ट मैपिंग और अंतिम परिणामों के आधार पर छात्रों के ज्ञान स्तर का आश्वासन दिया जाता है। ऑटो ग्रेडिंग और सेक्शन वाइज फीडबैक जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की उपलब्धता शैक्षणिक संस्थानों को अनुकूल बनाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता देती हूँ जिससे आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट फिक्स हो जाए। देखो पहले जो सिस्टम था या जो अभी भी चल रहा है कहीं, पेपर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या अंतर है? पेपर बेस्ड में सिंगल यूज़ होता है और कंप्यूटर बेस्ड में मल्टीपल यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है कि पेपर वाला एग्ज़ाम एक बार बच्चे ने दे दिया तो अब उसको क्या होगा कि वो जो पेपर है वो एक बार यूज़ होगा, दोबारा यूज़ नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड में क्या होगा, सेम टेस्ट को आप अगेन दोबारा से यूज़ में ले सकते हैं, मल्टीपल यूज़ होगा। लिमिटेड आइटम या पैकेजेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि देखिए पेपर बेस्ड में आपको एक पेपर पर ही पेपर बनाना होता है टीचर को, तो वो एक क्राइटेरिया लिमिटेड होता है। कंप्यूटर में वो अनलिमिटेड तरीके से पेपर को डिज़ाइन कर सकता है। टाइप्स ऑफ आइटम, चेक पॉइंट, वेरियस आइटम्स। आइटम एडमिनिस्ट्रेशन, फिक्स टाइम टेबल, फ्लैक्सीबल, कैन बी कंडक्टेड मैनी टाइम। हाँ देखिए पेपर बेस्ड में क्योंकि तैयारी बहुत सारी करनी होती है इसलिए एक फिक्स टाइम टेबल होता है और उसी वक्त एग्जाम हो सकता है, और अगर किसी कारण से उस वक्त एग्जाम ना हो तो फिर वो एग्जाम कैंसिल ही होती है क्योंकि तैयारियां हो चुकी होती है ना, और एकदम से उन्हें रीड शेड्यूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ना ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अभी एग्जाम नहीं हो सकता तो फटाफट से स्टूडेंट्स को बस मैसेज ही करना होता है, बाकी तो सारी तैयारियां पहले से ही होती है, उसे अगेन कंडक्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम।
बाइंडिंग प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग असेसमेंट आइटम, देखिए लॉन्ग टाइम लगता है, 2 मंथ का लगता है और एक्सपेंसिव होते हैं। आप जानते हैं आपकी कॉपीज़ कलेक्ट होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, फिर वो कॉपीज़ आगे जाती हैं, फिर चेक होने जाती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव और लॉन्ग। यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं होती और बहुत ही चीप प्रोसेस है क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है। आइटम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है पेपर बनना, कॉपियाँ बनना, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, 2 मंथ्स एक्सपेंसिव। यहाँ स्पीड और चीप होता है क्योंकि बहुत ही आसान है, इधर आपने पेपर दिया, इधर कंप्यूटर खुद ही बता देगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। ठीक है। आइटम सिक्योरिटी असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल सिक्योरिटी एंड एक्सपेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्विंग मैनी पार्टीज। यस, देखिए जब पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं तो वहाँ फिजिकली आपके लिए बहुत सारे लोगों को वहाँ रहना पड़ता है, आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो एक्सपेंसिव हो जाता है इस तरह के एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी ईजियर, चीपर, मच ईजियर एंड डायरेक्ट। यहाँ एक व्यक्ति भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम करवा सकता है बहुत आसानी से। स्कोरिंग प्रोसेस यहाँ लॉन्ग टाइम है, यहाँ बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। सॉफ्ट कॉपी ईजियर और चीप। अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लिकेटेड और इन्वॉल्विंग मैनी पार्टीज, लेकिन यहाँ मोर ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप समझ सकते हैं। चीटिंग बिहेवियर ईजी और फ्रिक्वेंटली होता ही है, लेकिन यहाँ डिफ़िकल्ट टू हैपन। तो इस तरह से सीबीटी जो है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, वो बहुत ही बेहतर है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे कि पेपर बेस्ड टेस्ट भी अच्छे होते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी यहाँ लागू नहीं होती है। अभी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर इसको रिटर्न लिखना होता तो मैं आपको ज़रूर बताती कि पेपर बेस्ड टेस्ट क्यों अच्छे होते हैं। ठीक है। तो ये था टीचिंग एप्टीट्यूड का मूल्यांकन जो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, टाइम देने के लिए। और हो सके तो ये शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ना मिले तो आप हम मैसेज कर दीजिए, मैं आपको मेरा नंबर दे दूँगी। तो इस तरह से आपको ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड के पुराने मेरे लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसी नेट 2023 की प्लेलिस्ट में। और इसके जो नोट्स हैं वो बहुत ही जल्दी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।